अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूँ आपका फ़िज़िक्स टीचर फ़याज़ अली और मैं लेक्चरार हूँ पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। हम आपकी जो सेकंड ईयर फ़िज़िक्स है उसकी लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपके जो टॉपिक वाइज हर जो चैप्टर है उसको कवर करेंगे। बल्कि उसके अंदर जो है ना उस इस लेक्चर सीरीज में आपको ना सिर्फ आपकी जो क्वेश्चंस हैं और कन्फ्यूजन्स हैं उनके आंसर्स मिलेंगे, बल्कि जो बोर्ड में आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उस हवाले से जो भी क्वेश्चंस हैं आपके उस वो भी सारे के सारे इसके अंदर कवर किए जाएंगे। जो आपके एमसीक्यूज आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं या लॉन्ग, और आपको बताया जाएगा कि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जो है ना ये कितना इंपॉर्टेंट है। पेपर में इस टॉपिक में क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्या शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज क्या पूछे जा सकते हैं, और क्या ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है या नहीं, या ये पहले कितनी दफ़ा जो है ना ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आया हुआ और ये कितना इंपॉर्टेंट है। बल्कि इस लेक्चर सीरीज में आपको आपकी जो ई एंट्री टेस्ट है, ई कैट एम डी कैट है, आपको उसकी प्रिपरेशन भी दे जो है ना वो साथ साथ हो जाएगी आपकी इस लेक्चर सीरीज को देखने के बाद। आप जो है ना यानी कि आपको अलग से ई कैट या एम डी कैट या किसी भी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि आप इस लेक्चर सीरीज से जो है ना वो फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। आप एग्ज़ाम के हवाले से भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, और उसके एफ इंटर के बाद जो है ना आपने कोई भी जो एंट्री टेस्ट का एग्ज़ाम देना है उसकी भी जो है ना यहाँ पे आप की जो है ना वो साथ साथ ही तैयारी हो जाएगी। हम हर टॉपिक को इस तरह से कवर करेंगे और कुछ एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी ऐड करेंगे, ताकि आप जो है ना किसी भी टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन ना रहे। आप हर लिहाज से जो है ना वो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करेंगे। आपका जो चैप्टर नंबर 12 है सेकेंड ईयर फिजिक्स का। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो हमारा लेक्चर 1 होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, बल्कि जो आपका फर्स्ट टॉपिक है कूलम लॉ, उसको स्टार्ट करने से पहले ये इस इलेक्ट्रिक चार्ज और इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग जो है ना वो मैंने जो कूलम लॉ के बजाय जो लेक्चर फर्स्ट है आपका उसको इलेक्ट्रिक चार्ज पे रखा है, जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज और जो इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उनको जो है ना वो लेके चलेंगे आगे। अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जी के इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो देखें, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो किसी भी पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या किसी भी दूसरे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल करता है। अब ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि ये जो इस पार्टिकल में ये प्रॉपर्टी बाय नेचर है, यानी कि ये नेचुरली इसके अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। हमने किसी भी तरह से एक्सटर्नली इस को ये पार्टिकल को ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन किया ये प्रॉपर्टी नहीं दी, यानी कि नेचुरली इसके अंदर मौजूद है। या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये चार्ज जो है ये किसी भी मैटर की एक फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है ना ये एक्सपीरियंस करता है कोई भी मैटर जो है। तो नेक्स्ट है हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी जो सब्सटेंस है वो आपके पास हम जानते हैं कि वो एटम्स से मिलके बना है, एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके बना है, जो कि इट्स सेल्फ जो है ना नेचुरली न्यूट्रल ही होते हैं। लेकिन अगर हम जो है ना किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जा सकता है, उससे क्या कैसे हम चार्ज कर सकते हैं, उससे हम किसी भी तरह इलेक्ट्रॉन या तो निकाल लें या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है ना वो गेन कर दें। तो इलेक्ट्रॉन्स गेन या लॉस करने से हम उस बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। बाय वैसे नेचुरली जो है ना वो कोई भी बॉडी न्यूट्रल ही होती है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस की हमारे पास दो प्रॉपर्टी सॉरी टाइप्स हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस की। दो टाइप्स हैं। पहली है पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये जो दोनों टाइप्स हैं ना इलेक्ट्रिक चार्जेस की, ये एक हमारे पास अमेरिकन साइंटिस्ट है, ठीक है, एक अमेरिकन साइंटिस्ट है जिसका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन है। ये जो नाम है ना चार्जेस को पॉजिटिव नेगेटिव, ये सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, उसने ये नाम सबसे पहले दिए थे, और आज हम बाई कन्वेंशन वही यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब चूंकि दो टाइप्स के चार्जेस हैं हमारे पास, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो जो सेम चार्जेस होंगे ना हमारे पास वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जैसे पॉजिटिव है दूसरी तरफ भी पॉजिटिव है, ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे।
और नेगेटिव नेगेटिव, यानी कि जितने सेम चार्जेज होंगे, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव, भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जबकि ऑपोजिट चार्जेस जो हैं, मतलब एक तरफ पॉजिटिव है और दूसरी तरफ नेगेटिव है, ये क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो ये इनकी जो ये एक नेचुरली इनके अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि जो लाइक चार्जेस हैं, सेम चार्जेस हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और लाइक अपोजिट चार्जेस जो है ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे हमेशा। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक चार्ज के हवाले से कुछ और बातें हैं। उनमें यह है कि इलेक्ट्रिक चार्ज, एक तो यह है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और हमें पता है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज है ना, हम वो दो तरह की होती है हमारे पास। एक एक स्के हम कहते हैं जी कि एक हमारे पास बेस क्वांटिटी और एक ड्राइव क्वांटिटी है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक फिजिकल क्वांटिटी ही है, क्योंकि हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो ये फिर ये कौन सी है, तो फिर ये ड्राइव क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि वाई ड्राइव, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज ड्राइव क्वांटिटी क्यों है, जबकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है वो बेस क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक चार्ज ड्राइव क्वांटिटी है। जबकि होना तो ये चाहिए, क्योंकि हम जब करंट को डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो अब होना तो ये चाहिए कि भाई आप करंट को डिफाइन कर दें चार्ज से। अब होना तो ये चाहिए कि चार्ज बेस क्वांटिटी होता, लेकिन जो करंट है वो ड्राइव क्वांटिटी होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम ऑल दो करंट को डिफाइन कर रहे हैं चार्ज के जरिए ही, लेकिन चार्ज क्या है हमारे पास, चार्ज एक ड्राइव क्वांटिटी है। जबकि करंट जो है, जो डिफाइन हो रहा है, वो बेस क्वांटिटी है। अच्छा, अब इसकी रीजन, ये बहुत सी रीजन हैं इसकी, उनमें से एक जो सबसे सिंपल रीजन है वो ये है कि चूंकि सपोज किसी वायर में से जो करंट पास हो रहा है, तो उसमें में आप अब उस वायर के किसी पर्टिकुलर पोर्शन में, किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में या पर्टिकुलर पोर्शन में आप करंट को मेजर करना चाहते हैं, तो ये रिलेटिवली बहुत इजी होगा। आप उसको एमीटर से मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वहां पे आपने उसी वायर के अंदर उतनी लेंथ में, अगर आपने आपको ये कहा जाए कि आप करंट नहीं, आप जो है ना वो चार, ये बताएं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, ये कितने चार्जेस पास हो रहे हैं, तो ये बताएं, तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा इसको जो है ना वो कैलकुलेट करना, फाइंड करना। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से चार्ज जो है ना वो ड्राइव क्वांटिटी है। अब जो चार्ज का ऐसा यूनिट होता है वो कूलम होता है, और ये वाला जो ये कूलम जो है ना ये ड्राइव यूनिट है। अब बेस यूनिट चार्ज का जो है वो हमारे पास एम्पेयर इंटू सेकेंड है। ये कहाँ से आएगा, ये देखें इसी फॉर्मूले से। चार्ज हमारे पास होता है करंट इंटू टाइम। अब करंट जो है वो उस करंट का हम जानते हैं जो ऐसा यूनिट होता है वो एम्पेयर होता है, और टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है। तो फिर चार्ज का जो चार्ज का यूनिट होता है वो कूलम होता है, तो फिर एक कूलम जो है ना वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 एम्पेयर इंटू सेकेंड। तो ये जो एम्पेयर सेकेंड है ना, ये इलेक्ट्रिक चार्ज का बेस यूनिट है। क्यों, क्योंकि जो करंट है वो एक बेस क्वांटिटी है, और जो टाइम है वो भी क्या है, एक बेस क्वांटिटी है। तो फिर ये एम्पेयर इंटू सेकेंड ये इलेक्ट्रिक चार्ज का एक बेस यूनिट हुआ, और कूलम जो है ये एम्पेयर ड्राइव यूनिट है। तो ये पेपर में आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका, अगर आपसे ये एमसीक्यू पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक चार्ज का आप बताएं जो ड्राइव यूनिट है, या वो इलेक्ट्रिक चार्ज का बेस यूनिट क्या होता है, तो वहां पे डेफिनेटली कूलम भी ऑप्शन के अंदर होगा, एम्पेयर सेकंड भी होगा, और बहुत का ऑप्शन भी हो सकता है। कूलम, एम्पेयर सेकंड, बहुत। ये तो मोस्टली स्टूडेंट जो है ना वहाँ पे बहुत पे टिक कर देंगे, क्योंकि दोनों ही यूनिट्स हैं। लेकिन आपने स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना है। अगर वहाँ पे लिखा हो कि ये बेस यूनिट बताएं, तो बेस यूनिट तो एम्पेयर सेकंड ही है सिर्फ, ठीक है। तो फिर बहुत नहीं हो सकता हमारे पास। अच्छा, अब एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक कूलम जो है ये कितना होगा। मतलब एक, हम कहते हैं ना, सपोज या इमेजिन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। तो ये क्वेश्चन है कि एक कूलम आखिर कितना होगा। एक कूलम की जैसे हमें पता है ना, हम 1 किलोग्राम अगर हम कहते हैं तो हमें फौरन से आइडिया हो जाता है, अच्छा 1 किलोग्राम, इतनी क्वांटिटी को 1 किलोग्राम कहते हैं, मतलब एक हमें एक आइडिया हो जाता है उसका। इसी तरह मैं कहूँ 1 सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड बोलूँ तो आपको फौरन आइडिया हो जाएगा, जैसे क्लॉक की एक टिक 1 सेकंड है, मतलब आपको पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि 1 सेकंड कितना है। इसी तरह जैसे आपको ये इन बाकी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं,
इनके बारे में पता है, ये जो यूनिट्स हैं इनके बारे में पता है, ये कितने एक यूनिट जो है वो कितना होता है किसी भी क्वांटिटी का। तो इसी तरह आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो एक कूलम है जो कि चार्ज का यूनिट है, तो यूनिट कूलम जो है ये कितना आखिर होगा। तो इसका जो है ना वो आंसर आपको आगे आने वाली जो स्लाइड्स है उनके अंदर मिलेगा। तो उससे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी है उसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, चार्ज से पहले हम ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन। कि एक्चुअली में जब हम कहते हैं ना, हमें बहुत सारी फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज आप पढ़ेंगे, उनको हम कहेंगे कि ये क्वांटाइज्ड है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्वांटाइज होने का क्या मतलब है, ये क्वांटाइजेशन क्या है। देखिए, जब भी हम कहते हैं ना कि ये क्वांटिटी जो है ना, कोई भी वो क्वांटिटी हो, हम कहते हैं कि ये क्वांटाइज्ड है। उसका मतलब ये होता है कि वो जो क्वांटिटी है उसकी स्पेसिफिक वैल्यूज जो है ना वो एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि वो हर वैल्यू की वो क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। आगे चार्ज की एग्जांपल के जरिए आपको जरा और क्लियर होगा। यानी कि उस क्वांटिटी, यानी कि एक उस क्वांटिटी की एक कोई ना कोई एक फंडामेंटल वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू कह लें, एक बेसिक वैल्यू है, बाकी जितनी भी सारी वैल्यूज है ना वो उसी का ही मल्टीपल है। अच्छा, अब इसी चीज को ना चार्ज में देखते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि चार्ज क्वांटाइज्ड होगा, यानी कि चार्ज जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट पैकेट्स में एग्जिस्ट करेगा, यानी कि चार्ज की सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक वैल्यूज होंगी, यानी कि हर वैल्यू का चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना है आपने कि हर वैल्यू का चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि चार्ज की सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक वैल्यूज ही हैं या डिस्क्रीट वैल्यूज ही हैं, यानी कि ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है ना ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, यानी कि हर एक वैल्यू का ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एक स्पेसिफिक वैल्यूज होंगी जिनका जिस वैल्यू का चार्ज हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, हर वैल्यू का चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। कॉन्टिन्यूटी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूटी होने का क्या, डिस्क्रीट होने का क्या मतलब है, ये आपको इसको डिटेल से देखते हैं। उससे पहले देखें कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि ये किसी ना किसी फंडामेंटल वैल्यू का इंटेग्रल मल्टीपल है। ठीक है, अब वो जो फंडामेंटल वैल्यू है ना वो है हमारे पास जितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है या जितना प्रोटॉन पे होता है, जिसको 1.6 टेन टू द पावर माइनस 19 कूलम कहते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू है। इसको हम कहते हैं कि ये है हमारे पास क्वांटा ऑफ चार्ज। ये है क्वांटा ऑफ चार्ज, यानी कि ये सबसे बेसिक और फंडामेंटल और एलिमेंट्री वैल्यू है चार्ज की, जो कि है। बाकी जितनी भी चार्ज की वैल्यू जो है ना वो एग्जिस्ट करेंगी, वो सारी की सारी इसी वैल्यू का मल्टीपल होंगी। ठीक है, मतलब ये है। ये अच्छा, ये हम मैंने एक फॉर्मूला लिखा, क्यू इज इक्वल टू एन ई। ये कहाँ से आया है, इसको बनाने के लिए जरा एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। सपोज मेरे पास दो जो है ना वो न्यूट्रल बॉडीज हैं। एक पे पॉजिटिव, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पे ना जब हम कहते हैं ना कि ये बॉडी न्यूट्रल है, ठीक है, मैं कहता हूँ सपोज के मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये न्यूट्रल है। तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि उस पे जो चार्ज है उसमें चार्जेस ही नहीं है, उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ही नहीं है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता। इसका मतलब ये होता है उसके, अगर हम कह रहे हैं कि ये न्यूट्रल है, इसका मतलब है कि जितने उसके अंदर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं। ये एक एग्जांपल से आपको शो हो रहा है कि इसके अंदर ये कह रहे हैं हम इस बॉडी का नेट चार्ज जो है ना वो जीरो है, यानी कि ये बॉडी न्यूट्रल है। तो चार्ज जीरो नहीं है बॉडी का, नेट चार्ज जीरो है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्जेस है उतने ही नेगेटिव है। तो इसका जो नेट चार्ज है वो जीरो, यानी कि न्यूट्रल है। और दूसरे केस में हम कह रहे हैं कि ये सपोज 6 पॉजिटिव चार्जेस हैं और 4 नेगेटिव, यानी कि 6 प्रोटॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो नेट चार्ज हमारे पास क्या आ जाएगा, उसको सिंपल कर देंगे, 2 आ जाएगा उससे नेट चार्ज। इसी तरह तीसरी एग्जांपल में ये -3 आ जाएगा कि जिसमें 6 पॉजिटिव चार्जेस है और -9 नेगेटिव चार्जेस है। ओके, तो सपोज मेरे पास कोई एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जितने उसके अंदर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है उतने ही नेगेटिव है। सपोज दूसरी तरफ भी एक मेरे पास न्यूट्रल ऑब्जेक्ट ही है,
कि जिसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं। अब फर्ज करें कि हमारे पास जो है ना यहाँ पे चार्ज जो है ना वो ट्रांसफर होता है, यानी कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज जो है ना वो ट्रांसफर, सपोज यहाँ से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला और यहाँ पे जो है ना वो इस ऑब्जेक्ट में वो एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो चुका है इस तरफ, तो एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी हो जाएगी, और यहाँ पे चूंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएगा तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो जाएगा। तो जब, अब देखें पहले जितने पॉजिटिव चार्ज थे उतने ही नेगेटिव है, अब एक नेगेटिव ज्यादा हो चुका है। ठीक है, तो पहले सपोज फोर मेरे पास पॉजिटिव चार्जेस से फोर ही नेगेटिव थे, तो अगर मैं इनको करूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा ये। अब क्या है, अब फोर पॉजिटिव चार्जेस हैं, लेकिन जो मेरे पास नेगेटिव चार्जेस है ना वो क्या है, वो फाइव है। ठीक है, तो एक इसका मतलब है इसके ऊपर जो चार एक इलेक्ट्रॉन इधर गया तो उसका मतलब इसके ऊपर चार्ज माइनस वन ई आ जाएगा। ठीक है, इस तरह कह लें कि इसके ऊपर जो चार्ज है हमारे पास वो ये -1 ई से है। और चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है तो उसको हम पॉजिटिव से शो करते हैं, तो इसका मतलब इसका चार्ज हो जाएगा +1 ई हो जाएगा। और आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, 4 - 2 करेंगे। ठीक है, सॉरी 3 है, तो ये आ जाएगा 1 ई आ जाएगा। अच्छा, अब सपोज एक और इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ट्रांसफर हो गया यहाँ पे, इस इधर चला गया है, ठीक है, यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन तो चला गया है, तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, +2 हो जाएगा इस पे, और इस पे कितना हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और चला गया है, तो ये आ जाएगा -2। तो इस तरह से, अच्छा होता नहीं है इस तरह के, इतने ही है, हमने एक एग्जाम्पल लिया समझने के लिए। अब देखें, अब इसका मतलब है कि ये एक और चला जाएगा तो +3 आ जाएगा, -3 इस पे हो जाएगा, तो इस तरह ये चलता रहेगा अप टू सॉन ये भी। तो ये जो नंबर है ना 1 2 और 3, अब ये नंबर इसको मैं n लिख देता हूँ, अप टू सॉन ये n तक जाएगा, और e जो है ना ये वैसे ही आ जाएगा। अब ये जो है ना एन ई ये किसके बराबर है, ये जो टोटल चार्ज है ना ये उसके बराबर है, क्यू के बराबर है। तो ये इस तरह यहाँ पे -n और ई आ जाएगा, और ये टोटल जो है ना ये किसके बराबर आ जाएगा, ये क्यू के बराबर आ जाएगा। टोटल चार्ज जो है ना इसका कैसे निकालेंगे, -ne से। तो यही हम कहते हैं कि ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू +-ne। आपकी जो सेकंड ईयर की फिजिक्स की बुक है उसके अंदर इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे एक्सरसाइज के अंदर, फिर उनको हम सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले को यूज करके। अच्छा, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो n है ना, यहाँ पे देखिए n क्या है, 1 2 3 4 अप टू सॉन, तो ये देखिए n की वैल्यू ये है। अच्छा, इसका अब फिर से समझो जरा क्वांटाइजेशन को, कि इसका मतलब है कि जो n है ना ये डिस्क्रीट होगा, ये स्पेसिफिक होगा, n 1 होगा या 2 होगा या 3, यानी कि n की वैल्यू जो है ना वो 1.1 नहीं हो सकती, n की वैल्यू 1.5 नहीं हो सकती, यानी कि ये n फ्रैक्शन में नहीं एग्जिस्ट कर सकता, कॉन्टिन्यूस वैल्यू नहीं हो सकती इसकी, डिस्क्रीट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी है कि हमारे पास या तो जो चार्ज की वैल्यू है वो ई होगी, 1 ई कह लें, या 2 ई हो सकती है, या 3 ई हो सकती है, 1.5 ई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 1.9 ई भी पॉसिबल नहीं है। राउंड नंबर में कंप्लीट इंटीजर होगा, 1 2 3 या इस तरह अप टू सॉन। तो ये था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट। अब एक एमसीक्यू देखते हैं कि, अच्छा हिंट मैं यहाँ पे आपको दे दूं पहले ही, कि Q इज इक्वल टू एन ए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो है। अब देखिए, हमने वो कह रहा है कि इनमें से बताएं कौन सी वैल्यू चार्ज की जो है ना वो नहीं हो सकती। तो अब देखें, ये जो पहला ऑप्शन है ये जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ये तो उतना ही है, 1 ई। तो दूसरे ऑप्शन में देखें जिसमें हमारे पास जो है, अगर मैं इसको देखूं तो ये कितना है, ये 2 ई है। अब 2 ये मुझे कैसे पता चला, तो इसके लिए देखें चार्ज आपको दिया हुआ है। ठीक है, n इज इक्वल टू क्यू ई, आप n की वैल्यू निकाल लें। भाई जिस केस में n जो है वो पॉइंट्स में आए या फ्रैक्शन में आए, इसका मतलब है वो चार्ज की वैल्यू नहीं हो सकती। अब q जो है ना वो दिया हुआ 3.2 10⁻⁻90, और e जो है ना वो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो है
वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो ये -19 ये कट जाएंगे, 3.2 को 1.6 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये 2E, इसका मतलब ये चार्ज जो है ना वो 2E है। ठीक है, यानी कि ई 1.6 10⁻⁻9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यार इसका मतलब ये भी हो सकता है बी। सी ऑप्शन में देखें तो 4 को जब आप डिवाइड करेंगे ना 1.6 से, तो आपका आंसर जो है ना वो 2.5 आएगा, यानी कि 2.5E। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ कि ये वाला चार्ज की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ना वो सी आ जाएगा। और अगर आप डी को देखें तो ये वाली जो है ना ये 5E है, या आप इसको सिंपल सॉल्व भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगला है कि एक जब हम कहते हैं ना सपोज अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, एक कूलम का चार्ज इमेजिन करें, तो इसका क्या मतलब होता है, मतलब एक कूलम जो है ये कितना होता है आखिर। तो इसको जो है ना हम निकाल सकते हैं, उसी बेसिक जो फॉर्मूला है हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, उससे निकाल सकते हैं। अब हमने बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक कूलम के अंदर, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन। तो एन क्या है, तादाद शो कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। तो एन यहाँ से अलग कर दें, Q/E। अब Q जो है ना कितना है, 1 कूलम है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हमें पता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो कूलम कूलम से कट जाएगा, तो बाकी एन आ जाएगा हमारे पास। आप इसको सिंपल डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 6.25 10⁻18, 18। इसका मतलब है कि एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हम कहते हैं ना सपोज या इमेजिन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, तो इसका मतलब होता है हम क्या बेसिकली इमेजिन कर रहे होते हैं। अगर मैं इसको कंप्लीट एक जो है ना वो नंबर में लिखूं साइंटिफिक नोटेशन के बगैर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6.625, और आगे मैं 16 जीरो लिखूंगा इसके, अप टू 16 जीरो लिखूंगा। इसका मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स, आप गिनती देखें, गिनती आपकी जो है ना वो खत्म हो जाएगी। आप इतने यानी कि इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक कूलम में। उसका मतलब ये हुआ कि भाई एक कूलम चार्ज का बहुत बड़ा यूनिट है। ठीक है, तो छोटे जो यूनिट्स है ना चार्ज के, वो होते हैं माइक्रो कूलम हो सकता है, वो मिली कूलम हो सकता है। ठीक है, तो ये छोटे यूनिट्स हैं चार्ज के। 1 कूलम बहुत बड़ा यूनिट है चार्ज का, आपने देख लिया कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर। अगली एक प्रॉपर्टी है चार्ज की, कि चार्ज जो है ना वो हमारे पास एडिटिव इन नेचर होता है। ठीक है, अब एडिटिव इन नेचर होने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि यानी कि हमारे पास जो है टोटल चार्ज किसी भी सिस्टम का वो बराबर होगा इंडिविजुअल चार्जेस के। उस सिस्टम के अंदर जो इंडिविजुअल चार्जेस हैं उनके सम के बराबर होगा। मतलब एग्जांपल समझते हैं, समझ अभी ऐसे अच्छी समझ नहीं आई, एग्जांपल समझते हैं। जैसा कि फर्ज करें आपके पास जो है ना वो दो सपोज किसी एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है भाई जिसके अंदर 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं। एक है Q1, अच्छा स्मॉल से भी लिख सकते हैं कैपिटल भी लिख सकते हैं, चलें स्मॉल से लिख देते हैं। एक का चार्ज है Q1 और दोनों पॉजिटिव हैं, और दूसरे का चार्ज जो है वो है Q2। तो जो टोटल चार्ज होगा ना इसका, वो मैं कैसे निकालूंगा। टोटल चार्ज मैं सिंपल जो है ना वो इनका निकाल सकता हूँ, इन दोनों का सिंपल इनको ऐड करके। ठीक है, यानी कि टोटल किसी भी सिस्टम का चार्ज जो है वो किसके बराबर होगा, उस सिस्टम या उस ऑब्जेक्ट के जो इंडिविजुअल चार्जेस हैं उनके सम के, उनके अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। तो अगला है हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में ये टोटल चार्ज है ना वो कंजर्व रहता है। इसका मतलब ये यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि ऐसा सिस्टम जहाँ पे कोई सोर्स या सिंक नहीं है। सोर्स का मतलब कोई ऐसी चीज जो चार्जेस जो प्रोड्यूस कर रही है, यानी कि जो चार्ज सॉरी जो चार्ज जो है ना, सोर्स का मतलब ये है कि ऐसी चीज जिस जहाँ से चार्ज हमें मिल रहे हैं। ठीक है, और सिंक का मतलब होगा, ठीक है, सिंक का मतलब होगा ऐसी चीज जो चार्जेस को जो है ना वो कंज्यूम कर रही है, जहाँ जहाँ से चार्ज जिसकी तरफ चार्ज जो है ना वो जा रहे हैं, इस तरह समझ लें। तो यानी कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल चार्ज होगा ना हमारे पास वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि जो किसी भी सिस्टम के अंदर जो चार्ज है आइसोलेटेड सिस्टम में, वो टोटल वो किसके बराबर होगा, उसके अलजेब्रिक सम ऑफ पॉजिटिव और
नेगेटिव चार्ज के। ठीक है, तो ये बात जो है ना आप यहाँ पे देख चुके हैं ये वाली। ठीक है, यहाँ पे यानी कि हम कभी भी चार्ज को गायब नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि भाई चार्ज कहीं डिसअपेयर कर दिया, गायब नहीं कर, ना हम खुद से चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना हम चार्ज को खत्म कर सकते हैं। हाँ, हम क्या कर सकते हैं, हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हुआ है इस एग्जाम्पल में आपको मैंने बताया। अब देखें, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसके अंदर तो तीन पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, और एक जो है ना वो नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे इस सिचुएशन में यहाँ तक अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये बाकी किधर गया, ये तो फिर गायब हो गया, डिसअपियर हो गया, हमने खत्म कर दिया। ऐसा नहीं है। आप ये चार्ज ट्रांसफर, अगर यहाँ पे से चार्ज कम हुआ है ना तो वो इधर चला गया है। ठीक है, इस पूरे सिस्टम में देखें तो चार्ज कांस्टेंट है। अगर ये पहले न्यूट्रल था और ये दोनों, जितना इनका नेट चार्ज जो है ना वो इनका, अगर नेट चार्ज जो है, जो नेट चार्ज है अगर वो जीरो था ना पहले, तो वो ट्रांसफर चार्जेस होने के बाद भी जीरो ही रहेगा। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आज हमने चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज और इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जो है ना वो इनको देखा। तो आप इसके अलावा कोई भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं उसके बारे में, या आपको कोई कन्फ्यूजन हो किसी पॉइंट के ऊपर, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में ये एक बेसिक वीडियो है, इंट्रोडक्टरी जो वीडियो है, ये आपको कैसी लगी। और इसके बाद अगली अगली क्लास में जो है ना वो हम इसमें जो है ना वो जो आपका पहला टॉपिक होगा कूलम्स लॉ, उसको स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली कूलम लॉ डायरेक्ट इसलिए स्टार्ट नहीं किया गया क्योंकि कूलम लॉ को समझने के लिए आपको पहले चार्ज का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। थैंक यू, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।